नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही हैं और आपकी जब भी परीक्षा है प्रत्येक दिन एक दिन कम होता जा रहा है आपकी परीक्षा का। तो जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो बढ़िया तरीके से मेहनत करें, मजबूत तरीके से पढ़ाई करें। मैं तो भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो भाई, जैसा कि मैं आपको पीछे बता रहा था कि मैं जल्दी यूएनओ पे एक वीडियो अपलोड करूँगा। यूएनओ एक ऐसा टॉपिक है, आपके एनटीपीसी के इतिहास से ऐसा टॉपिक है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अकेले एनटीपीसी ही नहीं, भारत में होने वाली कोई भी परीक्षा है, स्पेशल कह सकते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं, एक दिवसीय परीक्षा जितनी भी हैं, उनमें यूएनओ, यूपी पुलिस या कह सकते हैं सिपाही से लेकर आईएएस तक पूछे जाते हैं यूएनओ में सवाल। यूएनओ के से जो सवाल आते हैं वो प्रत्येक परीक्षा में आते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, सब में इससे सवाल आते हैं। एक चैप्टर है ये और इससे कहीं ना कहीं से सवाल उठता है। तो आज के बाद आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको इतने इसके जितने भी फैक्ट है, जितने भी आपको इसके पॉइंट हैं, वो नोट करने हैं। ऐसा हो जाएगा यूएनओ का आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूएनओ क्या है, यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ती है, कभी भी इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई शुरू करते हैं यूएनओ के बारे में। एनटीपीसी वालों के लिए ये 100% आवश्यक है, इसको जरूर पढ़ें। जो भी एनटीपीसी का जिसका भी एग्जाम है, आने वाले एग्जामों के लिए जो भी एनटीपीसी का एग्जाम देने जाए वो इसको जरूर देखे। यूएनओ बहुत ही जरूरी होने वाला है उनके लिए, इससे सवाल आना ही आना है। तो यूएनओ पर लगभग 2 वीडियो आएंगी। ये यूएनओ का मेन वीडियो होगा, दूसरा पार्ट होगा यूएनओ के अधीन जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन है यूएनओ के अधीन, वो दूसरे वाले वीडियो में अपलोड होंगे। ये वीडियो यूएनओ का फर्स्ट वीडियो है, ये जरूर देखना है, इसको देखना कोई भी ना भूले। अभी मैं आपको एनटीपीसी के लिए आप क्या पढ़ें इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बचे हुए दिनों में आप क्या करें ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं सीवीटी 1 को, तो इस पर भी भाई जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा मैं। आप इन बचे दिनों में क्या पढ़ सकते हैं जीएस में, क्योंकि जीएस का विस्तार इतना बड़ा है कि अब से यदि आपका अप्रैल में भी एग्जाम है ना, या मार्च के अंत में भी है, मान लो है नहीं, अब मार्च में समाप्त हो रहे हैं एग्जाम, तो पर यदि आपका अप्रैल में एग्जाम है किसी और का भी, तो जीएस इतनी बड़ी चीज है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कभी भी कवर नहीं होगी जीएस। तो अब एग्जाम से पहले आप क्या पढ़ें ताकि अच्छा रिजल्ट आ जाए या आप क्वालिफाई कर जाए, तो ये भी वीडियो बनाऊंगा जल्दी इस पे मैं। तो भाई आज का हमारा टॉपिक अंतरराष्ट्रीय पॉलिटी बोल सकते हैं इसको, या ये विविध जीएस में आ सकता है, विविध जीएस बोल सकते हैं इसको। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूएनओ पर। यूएनओ आज हम बात करने वाले हैं यूएनओ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये बहुत ही जरूरी आवश्यक है सभी परीक्षाओं के लिए, अकेले एनटीपीसी नहीं, आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध हो सकता है यूएनओ। ठीक है, अब यूएनओ क्या है,
सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूएनओ है क्या। बड़े ध्यान से आपको सुनना है बढ़िया तरीके से। यूएनओ है क्या? तो भाई यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसकी जो स्थापना की गई थी या इसका जो स्थापना का उद्देश्य था, ये क्या करता है? तो यह विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो है विश्व में शांति, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, मानवता को बढ़ावा देने के लिए। क्या करता है यह विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। यह विश्व के सभी देशों को एक कड़ी में पिरोने का कार्य करता है। यूएनओ सभी देशों का विकास, सभी देशों को साथ लेकर चलता है। यूएनओ विश्व के सभी, दुनिया के लगभग सभी देशों की एक संस्था है यूएनओ, जिसमें विश्व के सभी देश बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ठीक है, तो सबको एक नजर से देखता है यूएनओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सभी देश शामिल हो। एक ऐसी संस्था है यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल होते हैं। यूएनओ का कार्य जो है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये यूएनओ करता है। अब सवाल आता है यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, यूएनओ की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता की जरूरत क्यों पड़ी? स्थापित क्यों हुआ, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका अर्थ है ऐसा क्या हुआ या ये क्यों लाया गया, इस संस्था का गठन करने का उद्देश्य क्या था, क्यों स्थापना की गई थी, इसकी क्यों जरूरत पड़ी यूएनओ की। तो भाई सभी जानते हैं विश्व स्तर पर 2 वर्ल्ड वार हुए, यानी कि 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये भी आपको सबको पता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है 1914 से लेकर 1918 तक होता है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के अनेक देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के अनेक देशों ने भाग लिया, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया 2018 में, तो परिणाम यह हुआ कि विश्व के जिन देशों ने इसमें भाग लिया था उनको बहुत ही क्षति पहुंची थी, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो पहले विश्व युद्ध में जिन जो देश शामिल हुए थे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, काफी क्षति हुई थी उन देशों को। तो देश सोचने लगे, विश्व के देश सोचने लगे कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने जो पहला विश्व युद्ध लड़ा है ये हमने गलत कदम उठाया है, इससे हमारा जो देश है उनका विकास रुक जाता है, वो पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनका विकास नहीं हो पाता है, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। भाई कोई भी युद्ध हो, उससे हारने वाला हो या जीतने वाला देश हो, कोई भी देश हो, सभी देशों को नुकसान होता है। जीतने वाला सिर्फ ये सोचता है कि मैं जीत गया, हालांकि जीतने वाले को भी बराबर नुकसान होता है और हारने वाले को भी बराबर नुकसान होता है। युद्ध केवल नुकसान करता है, फायदा कभी भी नहीं कर सकता। तो जब 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ तो इसमें जो देश शामिल हुए थे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान को देखते हुए देशों के दिमाग में एक विचार आया कि भाई ऐसा ना हो कि भविष्य में फिर से कोई ऐसा युद्ध हो जाए, ऐसा ना हो कि भविष्य में फिर से ऐसा कोई युद्ध हो जाए। तो भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने सोचा कि भाई हमें एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो। तो एक संस्था लाई गई जिसका नाम था यूएन,
यूनाइटेड नेशन, एक संस्था लाई गई यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड ऑफ नेशन भी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1918 में, या कह सकते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सवाल ये आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संस्था या कौन सा राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया विश्व के स्तर पर? तो यूएन की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन जो यूएन थी वह एक कमजोर संस्था थी, ये कमजोर थी, इसमें शक्ति नहीं थी, यह एक कमजोर संस्था थी जो यूएन थी। यह कमजोर संस्था थी, इसलिए पावरफुल नहीं थी, ठीक है। और वास्तव में इसका सबसे कमजोर पक्ष ये था, सबसे कमजोर संस्था ये थी कि जो महत्वपूर्ण देश था इसकी स्थापना में, इसकी स्थापना कराने में जिस महत्वपूर्ण देश का सहयोग था, वास्तव में वो ही इसका सदस्य नहीं बना था, यानी कि यूएसए इसकी स्थापना कराने में यूएसए का ज्यादा सहयोग था, लेकिन यूएसए ही इसका सदस्य नहीं था, यूएसए इसका सदस्य नहीं बना। तो एक कमजोर संस्था थी और वास्तव में इस संस्था ने कार्य भी अपना शुरू नहीं कर पाई। इसकी स्थापना क्यों की गई? ताकि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो जैसा पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। परंतु ये स्थापित तो कर दी, और इसका कमजोर पक्ष ये रहा कि यूएसए भी इसका सदस्य नहीं बन पाया, और यह आगे आने वाले भविष्य में होने वाले युद्ध को यह संस्था रोक नहीं सकी। इसकी स्थापना तो कर दी, परंतु यह संस्था इस युद्ध को रोक नहीं सकी। इसकी स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी कि आगे कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, इसलिए यूएन की स्थापना की गई। परंतु यूएन दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं सकी, क्योंकि यह कमजोर थी, ये शक्तिशाली नहीं थी, और वास्तव में इसने अपना कार्य भी शुरू नहीं किया था, बल्कि इसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई, एक नया युद्ध खड़ा हो गया जिसका नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। यह उस समय कार्य भी करना शुरू नहीं कर पाई और एक नया युद्ध खड़ा हो गया, नया दूसरा विश्व युद्ध खड़ा हो गया इसके सामने। तो भाई दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 और 1945 तक युद्ध चलता है, दूसरा विश्व युद्ध। अब पहले विश्व युद्ध में तो कुछ भी क्षति नहीं हुई जो दूसरे विश्व युद्ध में हुई विश्व के देशों को। अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो करी थी 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को। जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कब छिड़ गया? 1 सितंबर 1939 को। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करा, फिर तो देखा देख देश और भी इस युद्ध में शामिल हो गए और भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गए। जिसके बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में कूद गए। ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल हो गए। ब्रिटेन और फ्रांस, देखा देख ब्रिटेन फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल हो गए। और फिर क्या था? फिर तो धीरे धीरे सभी देश दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होते चले गए। कुछ देश अपनी इच्छा से शामिल होते चले गए और कुछ को इस युद्ध में जबरदस्ती भी शामिल किया गया। कुछ देश तो लड़ाकू थे, जो कह सकते हैं जैसे आपने सुना ना गर्मपंथी नेता, ऐसे कुछ देश तो गर्म विचार वाले थे जिनका उद्देश्य मात्र जो है लड़ाई था, जो युद्ध चाहते थे। और कुछ देश जो शांति प्रिय थे, जिनका युद्ध में शामिल होने का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसे देशों को जबरदस्ती इस युद्ध में कुदाया गया। वास्तव में उन शांति प्रिय देशों में हमारा भारत भी शामिल था। उन शांति प्रिय देशों में हमारा भारत भी शामिल था। और आपने पढ़ा भी होगा कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। भारत शांति प्रिय देश है आज भी, और उस समय भी भारत शांति प्रिय देश था। भारत ने युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन के उस समय भारत में जो वायसराय थे, ब्रिटेन के एक वायसराय थे भारत में, उस समय उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने
घोषणा कर दी कि भारत भी ब्रिटेन के साथ दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा है। इन्होंने जबरदस्ती घोषणा कर दी। भारत का तो युद्ध से कोई लेना देना था ही नहीं, शांति प्रिय देश था, परंतु लिनलिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत भी ब्रिटेन का साथ दे रहा है। तो जबरदस्ती से भारत को युद्ध में खींचने का प्रयास किया गया दूसरे विश्व युद्ध में। कोई बात नहीं, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। देखा देख सभी देश इसमें शामिल होते चले गए, दो गुट बन गए, मित्र राष्ट्र बन गए, धुरी राष्ट्र बन गए, युद्ध होता रहा। तो भाई इस युद्ध में सबसे बड़ी बात, इस युद्ध की विशेषता ये थी कि इस युद्ध में पहली बार परमाणु हथियार या परमाणु बमों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु बमों का प्रयोग किया गया और परमाणु बमों के प्रयोग होने से इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा देशों को कि आगे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकी। सारे देश चिंतित हो गए परमाणु हथियारों का प्रयोग होने से। अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराए तो जापान पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जापान पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और आज तक भी वास्तव में जापान विकास नहीं कर पाया है। जापान की जो सभ्यता है वो आज भी पनप नहीं पाई है उसके परमाणु बम गिराने के कारण। तो भाई उस समय जब अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराए तो जापान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो सभी विश्व के देशों को चिंता हुई, सभी विश्व के देशों को चिंता हुई कि भाई आज ऐसा युद्ध हो रहा है, पता नहीं भविष्य में और क्या होगा। क्योंकि इसका एक कारण था। इसका कारण ये था उस समय दुनिया में इतना विकास नहीं था, इतनी समझ नहीं थी लोगों में। जैसे भारत के पास तो उस समय सेना, भारत तो अधीन था ब्रिटेन के, हथियार, परमाणु बम, ऐसा कोई मामला नहीं था। भारत तो शांति प्रिय देश था। लेकिन अमेरिका के पास उस समय परमाणु हथियार थे, परमाणु बम थे। तो लोगों को चिंता हुई कि आज जब ऐसा युद्ध हो रहा है और यूएनओ कुछ नहीं कर पाई तो हो सकता है भविष्य में फिर इससे भी शक्तिशाली युद्ध हो जाए। तो देशों को भविष्य की चिंता होने लगी। क्योंकि भाई जब उस समय इतना विकास नहीं थे देशों के पास, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस समय ही ऐसा युद्ध हो गया तो आज लगाओ आज कितना मजबूत युद्ध हो सकता है। आज दुनिया का कोई भी देश इतना कमजोर नहीं है, कोई भी देश कमजोर नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा देश हो। उत्तर कोरिया के पास आज इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े देश को उड़ा सकता है मिनट में। तो जितने भी देश हैं आज सभी शक्तिशाली बने हुए हैं। छोटे से छोटे देश के पास सेना है, रक्षा हथियार हैं, परमाणु बम है, सबके पास शक्ति है। अब भारत को देख लो, भारत शांति प्रिय देश है जिसका लड़ाई झगड़े से कोई मैटर नहीं है। भारत ऐसा देश है, भारत का मानना है या भारत की हमारे देश की जो सोच है वो ये है कि जब तक कोई हम पर बाहर से आक्रमण नहीं करेगा तब तक हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। आपने कभी देखा है कि भारत ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया बिना बात की? और देश देखे हैं कि चीन भारत पर आक्रमण करता रहता है, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता रहता है। क्या भारत ने भी बिना बात की अपनी तरफ से आक्रमण किया है किसी पे? नहीं किया, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत शांति प्रिय देश है जिसका युद्ध और लड़ाई झगड़ों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज भारत के पास क्या नहीं है? भारत के पास सब कुछ है। यानी कि एक शांति प्रिय देश के पास भी इतनी शक्ति है कि वो किसी भी देश का सामना कर सकता है। परंतु उस समय तो नहीं थी। जब उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई और फिर भी जापान को तहस नहस कर दिया अमेरिका ने, तो सोचो आज क्या होगा। यदि आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो पूरी पृथ्वी से देश समाप्त हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी से देश समाप्त हो जाएंगे यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है। तो इस तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए देशों ने भविष्य की चिंता जताई कि भाई भविष्य में ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक भी देश नहीं बचेगा। क्योंकि भविष्य में आगे जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होगा तो सभी देशों के पास ये सब परमाणु बम वगैरह भाई सबके पास है। छोटे से छोटा देश है, किसी के पास राफेल विमान है, किसी के पास कोई सा विमान है, किसी के पास कोई सी मिसाइल है, कोई तोप है, सब ऐसी है। सबके पास अपनी नई व्यवस्था है रक्षा करने की। कोई कहता है मैं तुझसे शक्तिशाली, कोई कहता है मैं तुझसे शक्तिशाली। तो एक से एक देश है भारत, वो उस पूरी दुनिया में, भारत नहीं पूरे विश्व की बात कर रहे हैं।
तो इस आगे ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में ही इतनी क्षति हो गई कि जिसकी कल्पना की नहीं की जा सकती। पहले विश्व युद्ध में तो कुछ भी नहीं था, पहले विश्व युद्ध में क्षति हुई, लेकिन ये परमाणु बम हथियार ऐसा कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा परमाणु बमों का प्रयोग कर दिया गया, जापान पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। तो भविष्य में देशों को चिंता हुई कि भाई आगे क्या होगा, कहीं तीसरा विश्व युद्ध आगे हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, पृथ्वी से देशों का नामो निशान मिट जाएगा। तो इस तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए जब यह विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए, ताकि आगे कोई भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध खड़ा ना हो जाए, इसको रोकने के लिए देशों के मन में एक विचार आया कि एक ऐसी संस्था स्थापित करो जो शक्तिशाली हो, जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल हो। एक ऐसी संस्था स्थापित करो जिसमें शक्ति हो, मजबूत हो और दुनिया के सभी देश उसमें शामिल हो, ऐसी शक्तिशाली संस्था स्थापित की जानी चाहिए। तो जो यूएनओ का विचार आया तो सभी देशों ने विचार किया और यूएनओ यानी इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विचार दिया वो एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। ये इनके दिमाग में विचार आया किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। सवाल आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार किसने प्रस्तुत किया था? डी रूजवेल्ट ने प्रस्तुत किया था। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विचारक कौन थे? डी रूजवेल्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के विचारक थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल होंगे। ठीक है, यह मजबूत और शक्तिशाली संस्था होगी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका जो विचार दिया एक संस्था का, उसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें विश्व के आज लगभग सभी देश शामिल हैं, जिन्हें देश में गिना जाता है कि हाँ ये देश है, वो सभी देश इसमें शामिल हैं। लगभग पूरे विश्व में 206 के आसपास देश हैं सभी, और आज जिन्हें असली देश माना जाता है कि हाँ ये देश हैं, 193 देश इसमें शामिल हैं। 193 सदस्य हैं किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, प्रत्येक देश इसका सदस्य है, ये मान के चलो संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की अब कैसे स्थापना होती है, विचार दे दिया डी रूजवेल्ट ने। अब इन्होंने विचार दे दिया 1944 के आसपास इस पर कार्य शुरू हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर यूएनओ की स्थापना के लिए कार्य शुरू हो गया था 1944 में। ठीक है, कार्य चलता है। अब हम आपको जो जरूरी पॉइंट है वो बताएंगे। कार्य चलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे होती है। रूजवेल्ट ने दिया विचार, स्थापना होने लगी, कार्य शुरू हो गया। अब कार्य शुरू हुआ तो 25 अप्रैल, इसमें बहुत सारे अधिवेशन हुए थे इसकी स्थापना को लेकर, जो अधिवेशन जरूरी है। 25 अप्रैल 1945 को 25 अप्रैल 1945 को इसका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसे फ्रांसिस्को सम्मेलन कहते हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में इसका एक सम्मेलन हुआ, जिसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कहते हैं। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1945 को एक सम्मेलन शुरू हुआ। और इस सम्मेलन क्यों बुलाया गया? इस सम्मेलन में एक चार्टर तैयार किया गया, यानी कि घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, एक चार्टर तैयार किया गया। इस सम्मेलन में चार्टर तैयार किया गया, घोषणा पत्र यानी कि कुछ शर्तें लिखी गई एक चार्टर पर। यह सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक चलता है। 26 जून 1945 तक ये बैठक चलती रहती है लगातार इस सम्मेलन की, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, क्या किया गया? इसमें एक चार्टर तैयार किया गया, एक चार्टर प्रस्तुत किया गया इस सम्मेलन में। इसको कहते हैं घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो 26 जून 1945 को ये घोषणा पत्र बनकर तैयार हो जाता है। ये घोषणा पत्र कब बनकर तैयार हो गया? यहां से इस पर काम शुरू हुआ और बनकर तैयार हो गया 26 जून 1945 को, यहां पे तैयार हो गया, घोषणा पत्र हो गया तैयार।
अब इस समय इस घोषणा पत्र पर कुल 50 सदस्यीय देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। आरंभ में 50 सदस्यों ने इस पर कर दिए हस्ताक्षर, सिग्नेचर कर दिए, इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन बाद में इनमें एक सदस्य और आ गया, पोलैंड। जब इस घोषणा पत्र या चार्टर पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो आरंभ में 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करे और बाद में पोलैंड भी आ गया इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो कुल इस चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर करे। 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करे। सवाल आता है कि यूएनओ के चार्टर पर या यूएनओ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? तो यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे? 51। यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे? 51। पहले 50 ने हस्ताक्षर करे, फिर बाद में पोलैंड भी आ गया, फिर पोलैंड के भी हस्ताक्षर लिए गए। तो कुल 51 देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करे। अब इन 51 देशों में या इन संस्थापक देशों में भारत भी शामिल था। इन 51 देशों में या इन संस्थापक देशों में भारत भी शामिल था। इन 51 देशों में भारत भी शामिल था। उस समय भारत का भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में सहयोग था। जो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उनमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए। भारत ने मतलब हस्ताक्षर किए। तो पूछा जाता है यूएनओ के चार्टर पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? यहाँ केवल हस्ताक्षर की बात है, सदस्य बनने की बात नहीं है। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर जो करे थे भारत ने, वो कब करे थे? 26 जून को। भारत ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करे 26 जून को। 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर पर भारत ने कर दिए हस्ताक्षर, सिग्नेचर। अभी सदस्य बनने की बात नहीं की है, केवल हस्ताक्षर करे। भारत की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए, भारत की तरफ से इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 लोग गए हुए थे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। एक का नाम था फिरोज खान। एक तो भारत की तरफ से फिरोज खान गए हुए थे, और आपने सुना होगा प्रारूप समिति में टीटी कृष्णामचारी ये गए हुए थे। और एक तीसरे व्यक्ति थे राधा स्वामी माधुलियर, ऐसा इनका कुछ नाम था, राधा स्वामी माधुलियर। ये 3 लोग उसमें शामिल हुए। राधा स्वामी मधुलियर इनका नाम था, राधा स्वामी मधुलियर। तो जब 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए तो भारत की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए ये 3 लोग यूएस से पहुंचे थे। ये 3 लोग सैन फ्रांसिस्को वहां पर पहुंचे, और भारत की तरफ से सवाल आता है हस्ताक्षर किए किसने? ये तीनों गए हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन किए किसने? मुख्य व्यक्ति कौन थे इनमें? तो मुख्य व्यक्ति थे ये राधा स्वामी मधुलियर ने भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे इस चार्टर पर। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का चार्टर था, भारत की तरफ से 26 जून 1945 को राधा स्वामी मधुलियर ने इस पर हस्ताक्षर करे, और ये तीनों लोग उसमें गए हुए थे। ठीक है, अब भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन आपसे सदस्य पूछा जाए, भारत सदस्य कब बना? अभी यहाँ पे भारत सदस्य नहीं बना, अभी भारत संस्थापक देशों के साथ है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अपना सहयोग दे रहा है। अभी सदस्य की बात नहीं है। ये सदस्य की बात है तो भारत इसका सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र का 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत सदस्य बना था। इसका सदस्य बनने की बात नहीं है, केवल हस्ताक्षर की बात है। चार्टर पर हस्ताक्षर करे थे 26 जून 1945 को, सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो वही चार्टर हो गया, चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, भारत ने भी कर दिए। कुल 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत की तरफ से राधा स्वामी मधुलियर ने हस्ताक्षर करे थे।
ठीक है, 26 जून 1945 को, लेकिन भारत सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945 को। अब जब हस्ताक्षर हो गए, 26 जून तक की घटना संपन्न हो गई, इसी समय दूसरा विश्व युद्ध जो था वो लगभग खत्म होने की कगार पर था, क्योंकि आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध वास्तव में 1 सितंबर 1939 से शुरू होता है दूसरा विश्व युद्ध, और ये जो चलता है ये चलता है 15 अगस्त 1945 तक ये युद्ध चलता है, दूसरा विश्व युद्ध। तो 45 में हम पहुंच रहे हैं, लगभग हम 26 जून तक पहुंच चुके हैं 1945 में। तो लगभग दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने की कगार पर था। इसी समय अमेरिका ने अगस्त में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए। जब यूएनओ की स्थापना पर कार्य चल रहा था, यानी कि जून में जब हस्ताक्षर हो गए, तो जुलाई और उसके बाद अगस्त में आरंभ में ही अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए, जिससे जापान को काफ़ी क्षति हुई या भारी हानि उठानी पड़ी, और आज भी जापान का उसके कारण पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। जापान की जो सभ्यता है वो आज भी पिछड़ी हुई है। ठीक है, तो जब परमाणु बम गिरा दिए तो जापान से अमेरिका ने कहा कि अपना आत्मसमर्पण कर दो। ये लगभग 14 अगस्त की बात है। 14 अगस्त को कहा कि अपना आत्मसमर्पण कर दो जापान से अमेरिका ने, जिसके बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है, यहीं पे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान के आत्मसमर्पण करने पर कभी कभी हिस्ट्री से आ जाता है कि जापान ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कब करा, 15 अगस्त 1945 को करा था। जब भारत आज़ाद हुआ, मैंने बताया कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद कर दिया गया, भारत को 15 अगस्त को आज़ाद क्यों करा गया। तो यहाँ पे एक बात ये भी आई थी कि जापान ने अमेरिका के सामने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त हमारे लिए अच्छा दिन है, क्योंकि जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करा था, और मैं इस दिन को अच्छा मानता हूँ, इसलिए भारत को 15 अगस्त को ही आज़ाद कराया जाएगा। ठीक है, चलो, अब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब यूएनओ पर काम अब भी लगातार चल रहा था। इसके बाद यूएनओ पर आज भी काम चल रहा था। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संस्थापक देशों ने घोषणा कर दी कि यूएनओ पूरी तरह से तैयार है। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो पूरी तरह से बनकर तैयार है और वो आज से अपना कार्य शुरू कर रहा है। अर्थात यूएनओ की स्थापना, इसको कह सकते हैं यूएनओ की स्थापना। यूएनओ की स्थापना कब हुई? सवाल आता है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। अब यूएनओ की स्थापना होगी 24 अक्टूबर 1945 को। सवाल बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अब यूएनओ की हो जाती है स्थापना। अब यूएनओ ने घोषणा करी कि सदस्यता प्रदान कर दी जाए सभी देशों को। जो भी उस समय अच्छी हस्ती वाले देश थे, शक्तिशाली देश थे, सभी सदस्यता ले ले यूएनओ की, ये कहा गया। तो धीरे धीरे सबको सदस्यता दी जाती रही। अब भारत ने सदस्यता कब ली थी? भारत सदस्य लेता है 24 अक्टूबर को स्थापना हुई है। भारत सदस्य इसका कब बना था? भारत सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945 को। भारत सदस्य कब बना? भारत बना 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था भारत। ठीक है, अब भारत भी सदस्य बन गया इसका। चलो, अब भारत भी बन गया।
अब यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं। यूएनओ की होगी ये स्थापना। यूएनओ का प्रथम सदस्य पूछा जाए, प्रथम सदस्य कौन बना था, तो यूएसए यानी कि अमेरिका यूएनओ का पहला सदस्य बना था। यूएनओ का प्रथम सदस्य कौन बना था, यूएनओ का प्रथम सदस्य जो बना था, यूएनओ का प्रथम सदस्य बनता है अमेरिका। प्रथम सदस्य बना अमेरिका, यूएसए। भारत की बात करें, भारत कब बना, तभी बताया, भारत बनता है 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1945 को बनता है भारत। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, ये भी सवाल आ सकता है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। वर्तमान में यूएनओ कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। ठीक है, 193वां सदस्य कौन सा है, 193वां जो 193वां सदस्य है वो कौन सा है, तो 193वां सदस्य जो है इसका वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान 193वां सदस्य है जो 2011 में इसका सदस्य बना है। 2011 के बाद इसका कोई भी सदस्य नहीं बना है। दक्षिण सूडान 193वां सदस्य है जो 2011 में बना है, और 2011 के बाद इसका कोई भी सदस्य नहीं बना है। 192वां सदस्य की बात करें, 192वां सदस्य कौन सा है, वैसे 193 याद रखना है, 92 की कोई जरूरत नहीं है। मोंटेनेग्रो ये 2006 में बना था, इसका सदस्य है मोंटेनेग्रो। तो वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, इसमें दक्षिण सूडान 193वां सदस्य है और मोंटेनेग्रो 2006 में बना, ये 192वां सदस्य है। दक्षिण सूडान 2011 में बना था। भारत 30 अक्टूबर 1945 को बना। प्रथम सदस्य जो बना इसका रूस बना। अब यूएनओ की भाषा क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। यूएनओ के अंग कितने हैं, यूएनओ के मुख्यालय, यूएनओ के अंगों का मुख्यालय, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम यूएनओ की भाषा पे आते हैं। यूएनओ की भाषा क्या है, तो यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। यूएनओ में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, आधिकारिक कह सकते हैं, मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं यूएसए में, उनकी संख्या है 6। मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है, मान्यता प्राप्त भाषा है यूएसए में 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं यूएसए में। 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है ACEFRS। कुछ समय के लिए बी को भूल जाना है यहाँ पे, बस बाकी सब लगातार है। EFRS, ACEFRS, ये यूएसए में 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब इनके कौन कौन सी भाषाएं हैं, ए से अरबी, अमेरिकी कोई भी ना लगाए, अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है। सी से चाइना यानी कि चीनी, ई से इंग्लिश कह दो या फिर इसे अंग्रेजी कह दो, अंग्रेजी। एफ से फ्रेंची, आर से रशियन यानी कि रूस की जो भाषा है, और एस से स्पेन की जो भाषा है, स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त है यूएसए में। इन 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग नहीं किया जाता, इनको मान्यता प्राप्त है यूएसए में। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंची, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, ये 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। सवाल आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है या मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, तो ये 6 भाषाएं हैं। लेकिन
आपसे पूछा जाए कामकाज, कामकाज किन भाषाओं में किया जाता है? यूएनओ के जो कामकाज में प्रयोग होती है कार्यकारी भाषा, यूएनओ में जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो 2 हैं। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कितनी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा जो है वो 2 है। कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच, इनमें यूएसए में कार्यकारी भाषा कह सकते हैं, या यूएसए कह रहा हूं, यूएनओ, यूएसए गलत बोल दिया। यूएनओ में जो भी कामकाज किया जाता है अंग्रेजी और फ्रेंच में किया जाता है, बाकी 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये यूएनओ की होगी भाषा है। अब आती है भाषा के बाद यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा। प्रत्येक देश का अपना झंडा है, इसी प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र संस्था है इसका भी अपना झंडा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा। तो इसका जो झंडा है मैं बता देता हूं कैसा है या किस प्रकार का है। इसके झंडे का जो बैकग्राउंड है, ये पीछे वाला ये हल्का नीले कलर का है, हल्का नीला है ये बैकग्राउंड। इसका जो झंडा है, झंडे का जो बैकग्राउंड है वो हल्का नीले कलर का है। इसके अंदर ऐसे करके एक वृत्त बना हुआ है, ऐसे करके एक वृत्त बना हुआ है। इसमें फिर ऐसे एक प्लस का चिन्ह, ऐसे करके। ये पीछे वाला हल्के नीले कलर का है, जो मैं बना रहा हूं ये सफेद कलर का है, ठीक है। ऐसे करके प्लस का चिन्ह, और फिर इसमें 2 वृत्त अंदर हैं, 2 वृत्त इसके अंदर बने हुए हैं, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक। इस वृत्त के अंदर विश्व का ग्लोब, विश्व का मानचित्र है, ठीक है। इसमें विश्व का मानचित्र है, सफेद रंग का बना हुआ है। ये वाला हल्के नीले का है बैकग्राउंड जो है, और ये जो है इसके अंदर विश्व का मानचित्र है। पहले एक वृत्त बना और फिर उसके अंदर 2 वृत्त हैं, और ऐसे करके प्लस का चिन्ह है, ठीक है। इसमें विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है, विश्व के सभी देश दर्शाए गए हैं इस पर, यानी कि लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। तो ये दिखाया गया है कि इसके अंदर सभी देश आते हैं, ये जताया गया है, ये बताया गया है कि सभी देश आते हैं। और जो सफेद रंग है ये है शांति का प्रतीक, यानी कि इसके अंदर सभी देश दिखाए गए हैं, जिनसे ये पता लगता है कि इसका अर्थ है कि सभी देशों में आपस में शांति समझौता करना है, शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है, जो सफेद रंग में दिखाया गया है, यानी कि शांति स्थापित करना। इसके बाद इसके दोनों तरफ एक वृक्ष की शाखाएं हैं, दोनों तरफ ऐसे करके दोनों तरफ शाखाएं हैं, जो नीचे से तो बंद है, नीचे से बंद है, लेकिन ऐसे करके और ऊपर से जो वो खुली हुई है। कुछ ऐसा है, बिल्कुल तो ऐसा बनेगा नहीं कि शाखा कैसी है, पर कुछ इस प्रकार है। तो ये नीचे से बंद है और ऊपर से खुली हुई है। इसका अर्थ यह है, ऊपर से खुले होने का अर्थ यह है, अभी तो मैं बताऊंगा शाखा किसकी है। ऊपर से खुली होने का अर्थ यह है कि इसमें कोई भी देश प्रवेश कर सकता है। यह दुनिया के सभी देशों के लिए खुला हुआ है, कोई भी देश यूएनओ में शामिल हो सकता है जो इसके चार्टर पर विश्वास करता हो, जो घोषणा पत्र पर विश्वास करता हो, वो इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। यूएनओ में कोई भी देश शामिल हो सकता है जो इसके घोषणा पत्र पर विश्वास करता हो, ठीक है। ये इसको दर्शाता है। जो ये वो है शाखाएं हैं, वो किस वृक्ष की हैं? वो शाखाएं हैं जैतून की, जैतून। यूएनओ के तिरंगा कह रहा हूं, सॉरी, यूएनओ के झंडे में
किस वृक्ष की शाखाओं का प्रयोग हुआ है? जैतून। जैतून की शाखाएं हैं इसके अंदर। अब आपसे यूएनओ का झंडा पूछा जाता है तो आप बताओगे झंडा इस प्रकार है, लेकिन केवल यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है, ये वाला जो बीच में बना हुआ है, ये केवल प्रतीक चिन्ह है, यानी कि शाखाएं और ये वृत्त, ये प्रतीक चिन्ह है यूएनओ का, जिसके अंदर मानचित्र दिखाया गया है भारत पूरी दुनिया का, और ये यूएनओ का पूरा झंडा हो जाएगा। बीच वाला जो है वो प्रतीक चिन्ह है। तो ये है यूएनओ का झंडा। अब इसके बाद बात करते हैं यूएनओ के अंगों पर। जो यूएनओ के अंग हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो भाई यूएनओ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? इसके कुल 6 अंग हैं। कुल 6 अंग हैं यूएनओ के, 6 अंग हैं इसके। ठीक है, प्रत्येक अंग पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक अंग का कार्य क्या है, क्या इसका वो है। इसके जो 6 अंग हैं उनमें से 5 का मुख्यालय है, उनमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 5 का मुख्यालय कहां पे है? 5 का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर दी हैग में है, नीदरलैंड में है। एक ऐसा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पूछेगा कि यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। कितने अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है? 5 का। ऐसा कौन सा है जिसका न्यूयॉर्क में नहीं है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कहां पे है? दी हैग, यानी कि नीदरलैंड में है। दी हैग नीदरलैंड में है उसका मुख्यालय। यूएनओ के 6 अंग हैं, लेकिन वर्तमान में इसके 5 अंग ही कार्य कर रहे हैं। 5 अंग ही कार्य कर रहे हैं। इसका एक अंग कार्य नहीं कर रहा है। एक अंग इसका कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? जब हम बताएंगे अपने आप समझ जाओगे कार्य क्यों नहीं कर रहा है। अभी इसके हम प्रत्येक अंग को देख लेते हैं। सबसे पहले जो यूएनओ का पहला अंग है, जो यूएनओ का प्रथम अंग है, उसका नाम है महासभा। महासभा, यह यूएनओ का पहला अंग है, महासभा। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या बातें हैं? सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में यह है, इसे विश्व की संसद कहा जाता है या व्यवस्थिका कहा जाता है। इसे विश्व की संसद कहा जाता है। संसद। सवाल आ सकता है कि विश्व की संसद किसे कहते हैं? विश्व की संसद किसे कहते हैं? महासभा को कहते हैं। यह यूएनओ का पहला अंग है। यूएनओ का पहला अंग महासभा। ठीक है, इसे विश्व की संसद कहते हैं। यह विश्व में संसद की तरह काम करती है। जैसे भारत की संसद है ना, भारत की संसद में सभी पार्टी के लोग बैठते हैं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, सब एक साथ मिलकर बैठते हैं। कहां पे? संसद में। इसी प्रकार पूरा देश, चाहे किसी से दुश्मनी हो, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पूरे देश कहां बैठते हैं? महासभा में। यानी कि सभी देश महासभा के सदस्य हैं। जो यूएनओ का सदस्य होगा, जो देश यूएनओ का सदस्य होगा, वो महासभा का सदस्य जरूर होगा। जो यूएनओ का सदस्य है वो महासभा का सदस्य है। महासभा का भी सदस्य होगा जो यूएनओ का सदस्य है। वर्तमान में महासभा में 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश है महासभा में। कितने सदस्य देश है? 193 सदस्य देश है। जो यूएनओ का सदस्य है वो सभी देश महासभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, महासभा की प्रतिवर्ष सितंबर
के तीसरे मंगलवार को, कह सकते हैं सितंबर के तीसरे मंगलवार को बैठक शुरू होती है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को इसकी बैठक होती है। तीसरे मंगलवार को इसकी बैठक शुरू होती है और लगभग यह बैठक दिसंबर तक चलती है। दिसंबर तक चल सकती है, ठीक है, पक्का नहीं कि दिसंबर तक चले, यानी कि दिसंबर तक यह चल सकती है, दिसंबर तक चल सकती है इसकी बैठक। दिसंबर तक इसकी बैठक जो है वो चल सकती है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में इसकी बैठक होती है महासभा की, और सभी 193 सदस्यों जो हैं, जो 193 सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में, वो उसमें भाग लेते हैं, वो उसमें भाग लेते हैं। प्रत्येक देश से, एक और बात, प्रत्येक देश से इस बैठक में कम से कम एक सदस्य, कम से कम एक सदस्य भाग लेता है, कम से कम एक, और अधिक से अधिक इसमें 5 सदस्य भाग ले सकते हैं प्रत्येक देश से। प्रत्येक देश से कम एक सदस्य भाग ले सकता है, अधिकतम 5 सदस्य भाग ले सकते हैं। लेकिन मतदान के समय मैं आपको बता दूं, जो महासभा है इसमें कोई भी निर्णय लिया जाएगा, इसमें महासभा में कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई भी कार्य किया जाएगा, कुछ भी किया जा रहा है ना महासभा में, तो वह महासभा में वोटिंग के द्वारा होगा। यानी कि महासभा में कुछ भी होगा तो उसमें मतदान होगा, कोई भी कार्य मतदान के बिना नहीं होता है, मतदान होता है उसमें, ठीक है। मान लो महासभा का अध्यक्ष चुना जा रहा है, महासभा का अध्यक्ष चुना जा रहा है, तो उस पर मतदान होगा, और मतदान भी क्या, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। महासभा का प्रत्येक कार्य मतदान द्वारा होता है, 2/3 बहुमत से होता है महासभा का प्रत्येक कार्य। यानी कि महासभा में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, इनके 2/3 सदस्य देश जिस कार्य को करेंगे वो कार्य होगा, ठीक है। इन 193 सदस्यों में से या इनका 2/3 सदस्य का मत जाना जाता है, और जो मत 2/3 सदस्यों का मत यदि किसी कार्य के पक्ष में है तो वो कार्य किया जाता है, ठीक है। तो जब मतदान होगा, मैंने बताया कम से कम एक देश से एक सदस्य जाएगा, अधिकतम 5 सदस्य। किसी बात को लेकर मतदान होता है तो इन पांचों का, मान लो भारत से 5 सदस्य चले गए तो पांचों का एक ही मत गिना जाएगा, इनमें से एक ही मतदान कर सकता है। यदि कोई निर्णय लिया जा रहा है महासभा में और किसी देश से 5 सदस्य पहुंच गए तो उनका एक ही मत का प्रयोग करेंगे वो, ऐसा नहीं कि पांचों ही मत देंगे, 5 में से कोई सा एक मत दे सकता है, केवल एक मत गिना जाएगा एक देश से, 5 सदस्य अधिकतम जा सकते हैं। और महासभा का प्रत्येक कार्य याद रखना है मतदान द्वारा होता है, कोई भी कार्य है वो मतदान के जरिए होता है, और 2/3 बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं महासभा में। महासभा प्रत्येक वर्ष अपनी, जब इसकी सितंबर में बैठक होती है महासभा की, तो सितंबर में बैठक होने से पहले ये अपना अध्यक्ष चुनती है। सितंबर में महासभा बैठक होने से पहले अपना अध्यक्ष चुनती है, ठीक है, ये अपना अध्यक्ष चुनती है महासभा बैठक होने से पहले। कैसे चुनती है, मतदान होता है, 2/3 बहुमत से ये अपना अध्यक्ष चुनती है, ठीक है। इसकी सितंबर में प्रतिवर्ष बैठक होती है, अगले सितंबर तक वो अध्यक्ष रहेगा, इसके बाद फिर दूसरी बैठक होगी अगले वर्ष, और जब दूसरी बैठक होगी तो फिर दूसरा इसमें अध्यक्ष चुना जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष बैठक होने से पहले अध्यक्ष चुनती है, अगले वर्ष तक रहता है, जब अगले वर्ष बैठक होगी तो फिर दूसरा अध्यक्ष चुना जाता है महासभा का। तो वर्तमान में इसमें 193 देश है, 193वां कौन है, दक्षिण सूडान है, जो पीछे बताया, ठीक है। अब महासभा करती क्या क्या है, महासभा के कार्य देखो, महासभा क्या करती है, महासभा जो होंगे वो करते क्या है। तो जो महासभा है, सबसे पहला बात वो बजट पास करती है। संसद क्या करती है हमारी, बजट पास करती है, इसी प्रकार महासभा भी बजट पास करती है, बजट पारित करती है, ठीक है। लेकिन हमारी संसद प्रतिवर्ष बजट पास करती है, ये 2 वर्षों के लिए एक साथ, 2 वर्ष के लिए एक साथ बजट पास करती है महासभा 2 वर्ष के लिए एक साथ। अब इसने 2019 में बजट पास किया था 2021 तक, ठीक है, 2021 तक, ऐसे 2019-21 बोलेंगे इसे। तो
प्रत्येक 2 वर्ष के लिए ये बजट पास करती है महासभा, या 2 वर्ष बाद बजट पास करती है। अब बजट का मामला कहां से आ गया, यहाँ पे पैसा कहां से आ गया, बजट पारित करती है, पैसा कहां से आ गया, तो मैं आपको बताऊं, वही जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ही बदौलत है जो आज हम सुरक्षित हैं, वरना कोई भी देश किसी पर भी आक्रमण कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबको कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है, सब में शांति स्थापित कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो शांति स्थापित कर रहा है तो बदले में तो कुछ चाहिए भाई, मैं आपका कोई कार्य कर रहा हूं तो बदले में कुछ तो देना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया के देशों की रक्षा कर रहा है, शांति स्थापित कर रहा है, इसीलिए पूरे दुनिया के देश यानी कि 193 सदस्य देश इसे फंड देते हैं। 193 सदस्य देश इसे रुपया देते हैं, रुपया 193 सदस्य देश इसको फंड देते हैं। और एक बात और, जो ये फंड दिया जाता है ये जीडीपी के अनुसार दिया जाता है, उस देश की जीडीपी के अनुसार फंड दिया जाता है। जैसे भारत की जीडीपी जितनी है उसके हिसाब से भारत फंड देगा इसमें, अमेरिका की जैसी है उसके हिसाब से, जर्मनी जैसी है, जापान जैसी है, ऐसे ही आप फंड जमा करेंगे। एक लेकिन बात यह है, जो जितना ज्यादा पैसा देगा वास्तव में इसमें, उसकी उतनी अच्छी छवि रहती है इसमें, या उसकी उतनी ही चलती है। जो जितना गुड़ डालेगा उसको उतना ही मीठा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जो ज्यादा पैसा देगा उतनी अच्छी कदर होती है उसकी इतनी जल्दी सुनी जाती है जो ज्यादा पैसा देता है। और वर्तमान में इस बजट में, या कह सकते हैं इस बजट में क्या, अधिकतर अमेरिका ही सबसे ज्यादा पैसा देता है इसमें। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है, अमेरिका का सबसे ज्यादा फंड जाता है। यूएसए सबसे ज्यादा फंड देता है किसमें, महासभा के बजट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, यूएसए का है। यूएसए के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद जापान है, फिर यूके है यानी कि ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे ज्यादा फंड जो देता है देश वो कौन सा है, वो अमेरिका देता है बजट के लिए सबसे ज्यादा फंड। भारत की बात करें तो हमारे भारत का इसमें 21वां स्थान है, भारत 21वां स्थान है। दुनिया के 193 देशों में भारत 21वें स्थान पर इसको पैसा दे रहा है, यानी कि पैसा देने के मामले में पूरे दुनिया में 193 देश जो हैं उनमें भारत 21वीं रैंक पर आता है, ठीक है। अब जो 2019-20 में जो कुल बजट गया है उसमें भारत का जो हिस्सा रहा है कुल बजट का 0.834% ये भारत का हिस्सा रहा है। भारत का हिस्सा कितना रहा है, 0.834% रहा है। भारत 21वें स्थान पर है इसमें पैसा देने के मामले में, यूएनओ में, जो यूएनओ की महासभा बजट पास करती है उसमें सबसे ज्यादा पैसा इसमें जो दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है। अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा पैसा देता है, जीडीपी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। सभी निर्णय जो लिए जाते हैं वो 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं इसके। अब ये और क्या करता है, एक तो बजट हो गया, और क्या करता है, अध्यक्ष चुनता है, इसके बाद और क्या करती है महासभा। महासभा के बहुत सारे कार्य हैं। कोई नया देश इसमें शामिल करना है, ठीक है, यूएनओ में कोई नया देश शामिल करना है, नया देश शामिल करना है, नया देश शामिल करना है तो कौन करेगी, महासभा करेगी। नया देश शामिल करेगी तो कौन करेगी, महासभा करेगी। कैसे, 2/3 बहुमत से मतदान होगा महासभा में, और 2/3 सदस्य यदि उसके कह देते हैं कि नया देश शामिल करो तो नया देश शामिल कर लिया जाएगा, और 2/3 सदस्य यदि मना करते हैं तो फिर नया देश शामिल नहीं करा जाएगा। वोटिंग होती है, 2/3 सदस्य कहते हैं तो नया देश शामिल होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। देश की किसी भी देश की सदस्यता भी इसी प्रकार समाप्त की जा सकती है। और क्या करती है, और क्या करती है, यूएनओ के महासचिव होते हैं, महासचिव अभी आगे जाके समझ में आ जाएगा। महासचिव का चुनाव करती है, ठीक है, महासचिव का चुनाव करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव करती है, ठीक है। किसी देश की सदस्यता भी समाप्त कर सकती है, किसी देश की